वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम रीड साइंस पेपर 2 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं, स्पेशली केमिस्ट्री के। तो हमने 3 क्लासेस देखी थी जिसमें हमने जो एटम और मॉलिक्यूल था उसको कंप्लीट किया 2 क्लास में। और आज की हमारी क्लास नंबर 4 होगी जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखेंगे। जब आप सिलेबस देखते हैं तो वहाँ पर दे रखा है। तो केमिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है वो मैं आपको क्लासेस में बहुत अच्छे से करा दूंगी ताकि वहाँ से क्वेश्चन आए तो आप इजीली करके जाएँ। बाकी जिन बच्चों ने नोट्स लिए हैं वो नोट्स से भी पढ़ सकते हैं, सेम एज इट इज़ आपके नोट्स हैं, तो वहाँ से भी आप अच्छा रिवीजन कर लेंगे क्लासेस के थ्रू। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7906761759, जिस पर आपको रीड साइंस पेपर 2 के लिए नोट्स जो हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जो हैं वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। बहुत ही बेसिक लेवल पर थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है और इजीली आपको समझना है। देखिए, आपने पढ़ा एटम होता है ना, परमाणु होता है। वो जो एटम है, जो स्मॉलेस्ट कण है किसी भी सब्सटेंस का, वो आपका एटम है, परमाणु है। उस परमाणु के अंदर क्या होता है वो हमें देखना है, उसका स्ट्रक्चर। देखिए, इसके केंद्र में होता है आपका न्यूक्लियस। क्या होता है केंद्र में, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये केंद्र में होता है इसके न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इसके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं इस न्यूक्लियस के आसपास, वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो समझ में आया एटम क्या है। एटम के सेंटर में क्या है आपका न्यूक्लियस है। क्या है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर भी 2 चीज़ हैं, एक क्या है आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और एक आपका न्यूट्रॉन है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए हम ये कहते हैं, ये जो हमारा नाभिक है, ये जो न्यूट्रॉन है, हम इसको पूरे को पॉजिटिव चार्ज ही मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो न्यूट्रॉन है उस पर तो कोई चार्ज है नहीं और आपके प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ओवरऑल हम इस पूरे ही न्यूक्लियस का, हम इस पूरे ही नाभिक का जो चार्ज मान लेते हैं, जो आवेश मान लेते हैं, वो पॉजिटिव मान लेते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो इस नाभिक, इस न्यूक्लियस के आसपास कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो समझ में आ गया पूरा ये स्ट्रक्चर किस तरह से डिफाइन है आपका एटम का। अब क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की, आपके ई गोल्डस्टेन ने जो है आपकी प्रोटॉन की खोज की है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, आपकी जे चैडविक जो हैं उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की है। और जो नाभिक है, ये पूरा सेंटर में जो नाभिक है जिसके अंदर आपका प्रोटॉन भी आ जाएगा और न्यूट्रॉन भी आ जाएगा, तो इस नाभिक, इस न्यूक्लियस की जो खोज है वो आपकी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की है। तो ये चारों चीज़ें पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो तो आपकी की है जे थॉमसन ने। अगर मैं प्रोटॉन की खोज की बात करूं तो वो की है गोल्डस्टेन ने। और अगर मैं न्यूट्रॉन की बात कर रही हूं तो वो की है चैडविक ने। और इस पूरे नाभिक की खोज जो की है वो की है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद इसको रखना होगा। यहाँ पर यही लिखा है, परमाणु, ये जो एटम है, इसके केंद्र में एक नाभिक होता है, एक न्यूक्लियस होता है। और वो साइज में इस पूरे एटम, इस पूरे परमाणु की तुलना में इस जो न्यूक्लियस है, ये जो नाभिक है, इसका साइज जो होता है वो बहुत ही कम होता है। अब जो नाभिक है, नाभिक को भी 2 भागों में बांटा जाता है। ये जो न्यूक्लियस है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक आपका प्रोटॉन होता है और एक आपका न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। पहली बात तो इनके संकेतों की बात कर लें। इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको याद रखना है। प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अगर मैं इनके द्रव्यमान, इनके मास की बात करूं तो वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का ये होता है, प्रोटॉन का ये होता है और न्यूट्रॉन का ये होता है। ये आप स्नैपशॉट खींच के इसको लर्न करेंगे। और जो ओवरऑल सापेक्ष द्रव्यमान है वो इनका कितना माना जाता है, इलेक्ट्रॉन का ऑलमोस्ट 0 होता है, प्रोटॉन का उतना ही होता है जितना आपका हाइड्रोजन का होता है लगभग, वो भी 1, और न्यूट्रॉन का भी आपका 1 ही होता है। ठीक है, और इनके
चार्ज की बात करें, सापेक्ष ओवरऑल इनके चार्ज की बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉन पर -1, प्रोटॉन पर +1 और न्यूट्रॉन पर आपका कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपका जो एटम है, परमाणु है, उसकी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये जो एटम होता है, परमाणु होता है, इसके सेंटर में होते हैं, इसके न्यूक्लियस में होते हैं, इसके नाभिक में होते हैं। ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो पूरे पॉइंट्स जो हैं आपको अच्छे से याद रखने हैं इससे रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर और डिटेल में लिखा है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है। वही बात लिखी है जो अभी मैंने आपको समझाई है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान लगभग शून्य होता है। सापेक्ष द्रव्यमान की बात करूं तो ऑलमोस्ट इसका 0 होता है। और इस पर चार्ज कैसा होता है, इस पर आवेश कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका ऋणात्मक होता है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है। और इसकी खोज कैसे करी गई, किन किरणों के माध्यम से की गई, तो इसकी खोज जो है कैथोड रे पर टेस्ट कर कर, जब एक्सपेरिमेंट किया गया कैथोड रे पर, तब जाकर इसकी खोज हुई। और इसकी खोज किसने की, जे थॉमसन ने। उसके बाद प्रोटॉन सेम ऐसे ही, इसका जो द्रव्यमान है, सापेक्ष द्रव्यमान है, इसका जो रिलेटिव मास है वो कितना होता है, अप्रॉक्स इक्वल होता है किसके, मास ऑफ हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का जो एटम है, परमाणु है, उसके द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। और ये जो प्रोटॉन होता है ये आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपका धनात्मक होता है। ये वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और जो इसकी खोज का श्रेय जाता है वो आपका गोल्डस्टीन को जाता है। और इन पर गोल्डस्टीन जो थे इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने एनोड रे का प्रयोग किया था एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये पूछे जाते हैं, ये सारे पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं कि जो प्रोटॉन है, जो गोल्डस्टीन है, उन्होंने प्रोटॉन की खोज किस पर एक्सपेरिमेंट कर कर की, तो उन्होंने की थी किस पर एक्सपेरिमेंट कर कर, आपकी एनोड रे पर एक्सपेरिमेंट कर कर। उसके बाद न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना, परमाणु के जो अंदर है, आपका नाभिक है, न्यूक्लियस है, उसी के अंदर आपके न्यूट्रॉन भी होते हैं, जिन पर जो इनका द्रव्यमान है, याद रखेंगे, वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के, जो इनका रिलेटिव मास है वो प्रोटॉन के रिलेटिव मास के लगभग बराबर होता है। लेकिन इन पर कोई आवेश नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता। और यही क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, किस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो वहाँ पर आप न्यूट्रॉन टिक करेंगे, न्यूक्लियस मत कर देना। न्यूक्लियस जो होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन है, इस पर पॉजिटिव है और इस पर कोई नहीं है, तो कुल मिलाकर पूरा जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, उस पर आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और इसकी खोज किसने की थी, चैडविक ने की है। और चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन बाय स्ट्राइकिंग अल्फा पार्टिकल ऑन आपका कौन सा मेटल है, बेरिलियम मेटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो चैडविक थे उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज कैसे की, उनको स्ट्राइक कराया किस पे, अल्फा पार्टिकल को, किस पर, आपका बेरिलियम के मेटल पर। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज अलग अलग साइंटिस्टों ने की। इनके नाम ही आपको बेसिकली जो है वो याद रखने हैं, और जितना मैंने बताया है वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए इसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट ने एटम को लेकर, परमाणु को लेकर अपने मॉडल दिए, और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जे थॉमसन ने ही जो एटॉमिक मॉडल है, परमाणु का मॉडल दिया। भले ही इनका मॉडल सफल नहीं रहा, लेकिन सबसे पहले इन्होंने ही एटम के बारे में बताया। और इन्होंने अपने मॉडल में क्या बताया कि जो परमाणु होते हैं ना, वो घन आवेशों से बना एक ठोस गोला है। इन्होंने अपने मॉडल में यही कहा, एटम इज अ solid circle made up of positive charge in which electron are uniformly stacked everywhere like a melon seed। जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सब जगह समान रूप से, तरबूज में जो बीज जिस तरह से धसे हुए होते हैं, उसी की तरह जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे एटम में डिफाइन होते हैं। इन्होंने बिल्कुल तरबूज की तरह बोला। इन्होंने बोला कि जो एटम होता है ना, ये ठोस है, सर्किल की तरह ठोस है, अंदर से भी ठोस है। इन्होंने इसको ठोस बोला, पर असल में पूरा जो एटम होता है वो ठोस नहीं है। सेंटर में नाभिक है, बाकी जो एटम है वो आपका खाली ही है। तो इन्होंने तो ये बोला कि जो एटम है वो पूरा भरा हुआ है अंदर से, और उसके बीच बीच में जैसे तरबूज में बीज धसे हुए होते हैं, सेम ऐसे ही उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन जो हैं इसी भांति धसे हुए होते हैं। और यही कारण है
इस जे थॉमसन के द्वारा जो दिया गया मॉडल है, इस मॉडल को हम तरबूज वाला मॉडल भी बोलते हैं, इसलिए इसे थॉमसन का तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। देयरफॉर इट वाज आल्सो कॉल्ड थॉमसन्स वाटरमेलन मॉडल। अब डिसएडवांटेज क्या था इनके मॉडल में? इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के बारे में इन्होंने सही व्याख्यान नहीं की, इन्होंने सही तरीके से नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इन्होंने केंद्रक की तो कोई बात ही नहीं की, न्यूक्लियस के बारे में जे थॉमसन ने कुछ नहीं बताया। और इन्हीं वजह से जो इनका मॉडल है, आगे चल के जब नए साइंटिस्ट ने और अच्छे से एक्सप्लेन किया एटम को, तो इनका मॉडल जो है वो फेल हो गया। इसके बाद आता है सक्सेसफुल मॉडल किसका? रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड मॉडल, जिसमें उन्होंने एटम को काफ़ी हद तक सही बताया, लेकिन कुछ चीज़ें उनके भी मॉडल में क्लियर नहीं थी। अब रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन से घिरे केंद्र में प्रोटॉन का एक छोटा सा किंतु भारी नाभिक होता है। इन्होंने क्या करा? इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में साफ साफ बताया। इन्होंने बोला एटम हैज़ अ स्मॉल बट हैवी न्यूक्लियस ऑफ प्रोटॉन इन द सेंटर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन। इन्होंने बोल दिया कि सेंटर में नाभिक होता है जिसके अंदर प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसके आसपास ही होते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि परमाणु जो एटम है उसका अधिकांश भाग जो है वो खाली है, जो कि बात सही है। द मेजॉरिटी ऑफ इनसाइड ऑफ एटम इज एम्प्टी। और इन्होंने बोला जो एटम है वो आपका स्फेरिकल है, गोलीय है। ये सारी बात आपके अनरेस्ट रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने बताई। परमाणु के नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में अत्यंत छोटा है, और ये बात भी सही है। ये आपकी रदरफोर्ड ने ही बताई कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये जो बीच में न्यूक्लियस है जिसके अंदर आपका प्रोटॉन, इन्होंने बताया इसका जो साइज है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। जो परमाणु का साइज है उससे बहुत छोटा है। रदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जो कि आवेशित कण हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इन्होंने इस बात को क्लियर करा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो नाभिक के, ये जो आपका न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया किस प्रकार चक्कर लगाते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बस इन्होंने ये बता दिया कि नाभिक के आसपास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपका क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। बट हिज मॉडल ऑफ एटम कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। परमाणु की जो स्थिरता है वो इनका मॉडल नहीं बता पाया, और ना ही इनका मॉडल ये बता पाया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन ऑफ एन एटम। एटम का जो न्यूक्लियस है, इसके साइड में जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, उसमें किस प्रकार जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, क्या उनकी कोई कक्षा बनी हुई है, क्या वो किसी शेल में रहती हैं, ऐसा कुछ भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। बाकी जो रदरफोर्ड का मॉडल था, लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक सारी बातें जो एटम से रिलेटेड थी वो काफ़ी हद तक जो है अच्छे से क्लियर कर दी। उसके बाद ये जो शेल वाला सिस्टम है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी शेल में चक्कर लगाता है, इस चीज़ को क्लियर किया किसने? बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोर ने भी परमाणु का एक मॉडल दिया, और इन्होंने जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसमें जो कमियां थीं उनको दूर किया। बोर ने परमाणु संरचना के संबंध में कुछ अभिकल्पनाएं प्रस्तुत की। इन्होंने क्या बोला? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन अनिश्चित कक्षाओं में परिभ्रमण नहीं करता, बल्कि ये कुछ चुनी हुई अनुमेय कक्षा में ही परिभ्रमण करते हैं। इन्होंने साफ साफ बोला ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कुछ शेल में ही अपना चक्कर लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा हर जगह घूमते रहते हैं, ये कुछ निश्चित शेल में ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस डू नॉट रिवॉल्व इन इनडिटरमाइन ऑर्बिट। इनडिटरमाइन ऑर्बिट में नहीं करते, इनकी कुछ एक निश्चित शेल है, उन्हीं में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चक्कर लगाते हैं। बट दे ओनली रिवॉल्व इन अ फ्यू परमिशिबल ऑर्बिट। कुछ ही ऑर्बिट में ही ये क्या होते हैं, आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नेगेटिव चार्ज हैं ये आपका चक्कर लगाते हैं। फिर बोर ने क्या बताया
कि ये जो परमाणु, ये जो एटम है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नाभिक, ये न्यूक्लियस के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं, सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूमते हैं। इन्होंने इनको पूरा नाम दिया, इन्होंने इनको शेल बताया और साथ में इन्होंने बोला कि ये एनर्जी के लेवल हैं और उन्हीं एनर्जी के लेवल में कुछ निश्चित अमाउंट के, कुछ फिक्स अमाउंट के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आपका चक्कर लगाते हैं। तो यही था बोर का मॉडल। और इन्होंने क्या बोला, ऊर्जा कोश, जो ये एनर्जी लेवल हैं या शेल हैं, इनको इन्होंने नाम दिए 1 2 3 4, या फिर इन्होंने बोला हम इसको बोलेंगे KLMN। तो इस तरह से इन्होंने शैलों को नाम दिए। एग्जाम में पूछ सकता है कि शैलों को जो एनर्जी लेवल इन्होंने बताया, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है ना, इस तरह से ये जो एनर्जी लेवल हैं या फिर ये शैल हैं, इनको इन्होंने क्या नाम दिया, 1 2 3 4 बोला, या फिर उन्होंने बोला कि हम इनको नाम देंगे क्या, KLMN। इस तरह से आगे को ये बढ़ती चली जाएंगी। इस तरह से इन्होंने जो शेल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं ये बताया। लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें बोर के मॉडल में भी क्लियर नहीं थी कि कितने, इन्होंने बोला कि ये शेल में चक्कर तो लगा रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी एग्जैक्ट ये नहीं बताया कि कितने इलेक्ट्रॉन किस शेल में चक्कर लगाएंगे। ये हम आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे, और जो हम पढ़ेंगे कि वहाँ पर हमें क्लियर होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं किसी कक्षा में चक्कर लगाएंगे। फिलहाल आज की क्लास में हमें बोर मॉडल तक ही देखना है। आगे इन्होंने क्या बोला, हर कक्षा के पास अपनी ऊर्जा होती है। इन्होंने बोला ये जो नाभिक है इसके पास आसपास ये कक्षाएं बनी हुई हैं, शेल बनी हुई हैं, और इनमें जो ये इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो निगेटिव चार्ज जो घूम रहे हैं, ये घूमते हैं किसकी वजह से, क्यों, क्योंकि हर कक्षा के पास, हर शेल के पास, हर एनर्जी लेवल के पास अपनी एक ऊर्जा होती है, अपनी एक एनर्जी होती है, और उसी एनर्जी, उसी ऊर्जा के कारण वह अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को बांधे रखते हैं। जैसे जो सन है वो प्लैनेट उसके कक्षा में चक्कर लगाते हैं, सेम ऐसे ही जो न्यूक्लियस है उसके जो आसपास की शेल हैं, कक्षा हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं। किसकी वजह से, एनर्जी की वजह से। ये जो एनर्जी है वो उन इलेक्ट्रॉन को बांध कर रखती है। Every orbit has its own energy. Due to the same energy, it's keep the electron inside itself. यदि इलेक्ट्रॉन का मास m है, ठीक है, मैंने माना जो मेरा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा है उसका मास m है, और वृत्तीय मार्ग जिस चक्कर में ये घूम रहा है ऐसे, तो उसकी कुछ रेडियस होगी, मैंने माना उसकी रेडियस r है। और ये वेलोसिटी, क्योंकि सर्कल में घूम रहा है तो स्पीड नहीं होगी, वेलोसिटी होगा, वेग होगा, और ये v वेग से घूम रहा है ना, और इसकी रेडियस r है जिस सर्कल में ये घूम रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसका मास m है। तो इन्होंने बोला इस केस में संवेग, कोणीय संवेग, मोमेंटम क्या होगा, वो आपका ये होगा mvr इज इक्वल टू पाई h अपॉन 2r, सॉरी n, ये क्या है, n होगा आपका नंबर ऑफ शेल, किस शेल में वो घूम रहा है। तो ये फॉर्मूला है आपका कोणीय संवेग का, पूछा जा सकता है कब, जब इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस का किसी शेल में चक्कर लगा रहा है, तो इस केस में उसका कोणीय संवेग, उसका मोमेंटम क्या होगा, mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, जहाँ पर n क्या है, ये आपकी शेल है, जिस शेल की हम बात कर रहे हैं 1 2 3, या फिर जो हमारी KLMN है। देखो यहाँ पर लिखा भी है, जहाँ n जो है वो 1 2 3 4 को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम शेल के क्रम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं। इसी समीकरण को बोर का क्वांटीकरण समीकरण या प्रतिबंध कहते हैं। तो ये जो शेल वाला प्रोसेस इन्होंने बताया, इसी को क्या बोला जाता है, बोर का क्वांटीकरण समीकरण या प्रतिबंध। तो समझ में आया बोर का मॉडल क्या था। प्रत्येक ऊर्जा स्तर की एक निश्चित ऊर्जा होती है। एवरी एनर्जी लेवल हैज़ अ सर्टेन एनर्जी। और होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो घूम रहा है, इन्होंने ये भी क्लियर किया इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरी शेल में जंप करेगा कब, जब ये देखिए एक एनर्जी थी, अगर इसकी एनर्जी कम है, और इस मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर इसकी एनर्जी सपोज कम है और ये जो शेल है इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तब तो ये बड़ी आसानी से इसमें घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। घूमने से क्या होगा, इसकी एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगी, और एक वक्त ऐसा आ जाएगा जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो इस कक्षा की, जो इस शेल की एनर्जी है उससे ज़्यादा हो जाएगी। उस केस में ये इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके दूसरी शेल में पहुंच जाएगा। ये बात भी इन्होंने क्लियर की कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर काटता है जिस कक्षा में
कम ऊर्जा होती है, ठीक है। जब तक एनर्जी कम है उस कक्षा की तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से आपका जो चक्कर है वो लगाता रहेगा। लेकिन जब कक्षा के पास ज़्यादा ऊर्जा हो तो वह तेज़ी से चक्कर काटेगा और दूसरी कक्षा में कूद कर चला जाएगा। ये बात याद रखनी है, क्योंकि उस केस में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो उस कक्षा की एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो कूद कर क्या हो जाएगा, दूसरी कक्षा में चला जाएगा और फिर वहाँ पर उसकी एनर्जी उस कक्षा की एनर्जी से क्या होगी, कम होगी। तो ये बात भी बोर के मॉडल ने क्लियर की। आज की क्लास में हमें ये बोर का मॉडल ही देखना था यहाँ तक का, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से शेल को प्रॉपर डिफाइन किया गया, क्या फॉर्मूला है, और कैसे हम बताते हैं किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, क्योंकि वहाँ से रीड में क्वेश्चन आया है। बाकी लिमिटेशन और देख लेते हैं लास्ट में कि बोर के परमाणु मॉडल में क्या लिमिटेशन थी, क्या कमियाँ थीं। ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं और इलेक्ट्रॉन कैसे बटे होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। इन्होंने ये तो बता दिया शेल में काट रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ भी ये डाउट बना रहा। इन्होंने शेल तो क्लियर कर दी कि LMN इसमें काटेंगे, और इन्होंने बता दिया जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप भी करेगा जब उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाएगा उस शेल से। लेकिन इन्होंने भी ये नहीं बताया कि एग्जैक्ट शेल में कितने जो इलेक्ट्रॉन हैं वो चक्कर काटेंगे। ये चीज़ इनके मॉडल से क्लियर नहीं हुई। इन्होंने ये भी नहीं बताया कि जब बात अंतिम कक्षा की होगी, है ना, जब लास्ट कक्षा में होंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, क्या वो कहाँ जाएंगे, है ना, ये चीज़ भी तो होगी। क्योंकि जब एनर्जी लेवल बढ़ जाता है तो वो अगली कक्षा में चला जाता है, लेकिन जब वो अंतिम कक्षा में होगा तो इलेक्ट्रॉन परमाणु त्याग सकता है या नहीं, उस केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम को छोड़ेगा या नहीं, अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा या नहीं, ये सारी बात बोर के मॉडल में क्लियर नहीं थी। वेदर इलेक्ट्रॉन ऑफ लास्ट ऑर्बिट कैन लीव द एटम और नॉट, वेदर द इलेक्ट्रॉन ऑफ लास्ट ऑर्बिट पार्टिसिपेट इन केमिकल एक्टिविटी, ये सारी बातें बोर के मॉडल में क्लियर नहीं हो पाई थी। ये अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मुझे लगता है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।